तो जहांदर शाह जो है गद्दी पे बैठा था, इसी में साहिबा निस्वां जो कि अजीमुल शान की बीवी थी, उसने सैयद ब्रदर की मदद से जहांदर शाह को गद्दी से हटाने का फैसला लिया और उसने जहांदर शाह को गद्दी से हटाया, मरवाया और अपने बेटे फर्रुख सियार को गद्दी पे बिठाया, जिसने 1707 से लेके 1719 तक शासन किया। ठीक है। और इसको इतिहासकारों ने कायर का नाम दिया। क्या चीज मीर बख्श? हम ये बोले थे कि सैयद, नहीं नहीं, आप सब कंफ्यूज हैं। हम ये बोले थे कि साहिबा निस्वान ने सैयद ब्रदर्स को लालच दिया। सैयद ब्रदर्स ने पूछा ना कि अगर हम गद्दी से हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो साहिबा निस्वान ने बोला कि हम आपको पोस्ट देंगे। अब्दुल्ला खान को बोला कि हम आपको वजीर बनाएंगे और उनके भाई हुसैन अली को बोला कि हम आपको मीर बख्शी बनाएंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट है। एकदम क्लियर कट शब्दों में ये बात बताई गई थी। ठीक है। और जहांदर शाह के मरने के बाद साहिबा निस्वान ने अपने जो वादे किए थे उसको निभाया, अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया और मीर बख्शी बना दिया हुसैन अली को। और एज अ रिजल्ट चीज़ें क्या हुई, चूंकि सैयद ब्रदर्स ने ही फर्रुख सियार को गद्दी पे बिठाया, तो फर्रुख सियार को सैयद ब्रदर्स ने एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। और वो जो तीन गुट थे, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी गुट, जो आपस में लड़ रहे थे, यहाँ पे सैयद ब्रदर्स के पावर में आने की वजह से हिंदुस्तानी जो गुट था वो वर्चस्व हासिल कर गया और तुरानी गुट जो थे, ईरानी गुट थे, वो थोड़ा सा दब के रह गए। ठीक है। अब फर्रुख सियार के टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो फर्रुख सियार ने एक अच्छा सा काम ये किया था कि बंदा बहादुर जो था ना, सिखों का नेता, याद है आपको? याद है? बंदा बहादुर के खिलाफ अच्छा सा इसने कैंपेन किया, सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा जो जाट लीडर था चूड़ामन, उसके खिलाफ भी उसने कैंपेन किया और सक्सेसफुल रहा। ये दो उसकी एक अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं। तीसरी जो इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, इम्पोर्टेंट इवेंट जो अकर हुआ, वो था बंगाल का। इसी के टाइम पीरियड में 1717 में बंगाल जो है आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया इन द सेंस कि बंगाल ने अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर की और मुगलों की सुप्रीमेसी को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो एक आज़ाद राज्य की तरह राज करने लगा और इसका नाजिम बना मुर्शिद कुली खान। ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने 1717 से लेकर 1727 अपनी डेथ तक बंगाल के नाजिम के तौर पे बंगाल में शासन किया। इसकी कहानी अगर आप जानेंगे तो बचपन में जो है, ये हिंदू था, नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। बचपन में ये गुलाम के तौर पे बेच दिया गया और हाजी शाफी नाम के एक शख्स ने इसको खरीदा। हाजी शाफी ने इसको जो है मुस्लिम की तरफ पाला पोसा, क्योंकि बचपन में खरीदा था। मुस्लिम की तरफ पाला पोसा, यहाँ तक कि सरकमसिजन भी करवाया, मुसलमान ही बोलते हैं ना हम लोग में, तो वो करवाया। उसके बाद फिर नाम इसने दिया मोहम्मद हादी। सूर्य नारायण को नाम क्या दिया? मोहम्मद हादी। और ये मुसलमान हो गया और इसके बाद ये मुगल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं मोहम्मद हादी, और विदर्भा के दीवान के अंडर में काम करने लगते हैं। और इतना बेहतरीन शख्स था मुर्शिद कुली खान, या मोहम्मद हादी अभी कह लीजिए, ज़हीन था, अच्छी सोच थी, एक शासक की सारी क्वालिटीज़ मोहम्मद हादी के अंदर मौजूद थी। औरंगज़ेब ने इसकी क्वालिटीज़ को पहचाना और उनकी क्वालिटीज़ को पहचान के औरंगज़ेब ने ही सन 1700 में इसको दीवान बना दिया बंगाल का। ठीक है। और ये इंसान क्या बन गया? मुर्शिद कुली खान।
और बाद में फाइनली जब ये फर्रुखसियार का टाइम पीरियड चल रहा है तो फर्रुखसियार ने 1717 में मुर्शिद कुली खान को परमिशन दे दी कि ठीक है वो बंगाल में इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ादी से अपना शासन चला सकता है और इस तरीके से बंगाल मुगल साम्राज्य से अलग हुआ। हालांकि उसने मुगलिया सल्तनत की सुप्रीमेसी को सर्वोच्चता को स्वीकार किया। ठीक है, बट भले ही सर्वोच्चता को स्वीकार किया बट सच्चाई ये थी कि एक बड़ा सा हिस्सा मुगलिया साम्राज्य से कट के अलग हो गया। बहरहाल तो ये एक घटना घटी। दूसरी चीज इसके टाइम पीरियड में ये रही कि सैयद सबको कट रही है। तो दूसरी दिक्कत क्या थी? ठीक है, बंगाल अलग हो गया, इससे कुछ खास तो दिक्कत नहीं हुई सामने से अगर देखा जाए, प्राइमा फेसी देखा जाए। मेन दिक्कत फर्रुखसियार के टाइम पे ये रही कि चूंकि फर्रुखसियार बादशाह बना सैयद ब्रदर्स की मेहरबानी से, और सैयद ब्रदर्स ने इस चीज़ को एकदम जो है अपने दिल में बैठाए हुए थे कि हम ही ने बादशाह बनाया तो इसलिए हम ही पावर में हैं, बादशाह को वही करना चाहिए जो हम कहेंगे। तो सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियार को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। कठपुतली जानते हैं ना, गुड़िया जो होती है उसको धागे में बांध के नचाते हैं उंगलियां हिला के, शो होता था पहले, अब आजकल पता नहीं होता है कि नहीं। तो कठपुतली की तरफ फर्रुखसियार जो है इस्तेमाल हो रहा था सैयद ब्रदर्स के हाथों। फर्रुखसियार को ये बात जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि बादशाह हम हैं और नचा वो लोग रहे हैं, और फर्रुखसियार सामने से कुछ एक्शन भी नहीं ले सकता था कि उन दोनों को उठा के जेल में डाल दी, क्योंकि वो खुद पावरफुल हो गए थे। पूरा हिंदुस्तानी गुट जो था वो पावरफुल हो चुका था, और फर्रुखसियार जानता था कि अगर हम कुछ भी एक्शन लेंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। इसलिए फर्रुखसियार ने यहाँ पे स्टार प्लस का सीरियल देख के चाल चली। क्या चाल चली? ये एक ऐसा वक्त था जब फर्रुखसियार ने अजीत सिंह की गवर्नरशिप को ट्रांसफर किया था, और अजीत सिंह को गवर्नर बनाया था थट्टा का। थट्टा एक जगह है, यहाँ का गवर्नर बनाया। ये सब फर्रुखसियार की प्लानिंग थी। थट्टा पहुंचा अजीत सिंह, वहां का गवर्नर बन गया। फर्रुखसियार ने हुसैन अली को बोला कि आप जाइए अजीत सिंह के पास। ठीक है, उसको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि अजीत सिंह रेडी नहीं था पहले थट्टा में जाने के लिए, वो खुश नहीं था वहाँ की गवर्नरशिप से। तो फर्रुखसियार ने हुसैन अली को बोला कि देखो हुसैन अली, तुम तो अपने हो, और दूसरा ये कि हमारे मुगलिया सल्तनत के मीर बख्शी हो तुम, तो तुम अजीत सिंह के पास जाओ और वहाँ पे जो है मामला को जो है जो भी दिक्कत है उसको शॉर्ट आउट करो। और पीछे से फर्रुखसियार ने अजीत सिंह को भी एक लेटर भेजा, एक खत भेजा कि देखो हम हुसैन अली को तुम्हारे पास भेजे हैं, जैसे ही हुसैन अली तुम्हारे पास पहुंचे तुम उसको वहीं पे मार दो। दोनों तरफ से इसने चाल चली फर्रुखसियार ने। अजीत सिंह ने उल्टा धोखा दे दिया। अजीत सिंह ने सारी वो बात समझ गया कि हाँ फर्रुखसियार अपने मतलब के लिए सब काम कर रहा है, तो अजीत सिंह ने यहाँ पे अपना मतलब निकाला। जैसे ही हुसैन अली अजीत सिंह के सामने आया, अजीत सिंह ने बोला कि देखो तुम्हारा बादशाह फर्रुखसियार, उसने हमको ये खत भेजा है और तुमको मारने का उसने बोला है कि हम तुमको मार दें, और बदले में वो उसको ढेर सारे जो है उपहार देगा। तो अजीत सिंह और हुसैन अली दोनों वहाँ खुद अकेले में एक गठजोड़ बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, और दोनों अब मिल के बादशाह के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और सैयद ब्रदर्स और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। इसके बाद फर्रुखसियार ने दूसरी कोशिश की। एक ऑफिशियल था मुगल दरबार में जिसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला थर्ड। इसने एक षड्यंत्र रचा कि हुसैन अली को किसी तरीके से मीर बख्शी के पद से ही हटा दिया जाए, क्योंकि मीर बख्शी के पद से हट जाएगा तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके चलते इन लोगों ने एक चाल चली और हुसैन अली को बोला कि आप जो है दक्कन जाइए। इस वक्त हुसैन अली जो है राजधानी में बैठा हुआ था। इन्होंने दक्कन इसलिए उसको भेजा क्योंकि हुसैन अली दक्कन के जो राज्य थे वहां का वो गवर्नर भी था, और
हुसैन अली के बिहाफ पे दक्कन के राज्यों को एक बंदा मैनेज कर रहा था जिसका नाम था मुबारिस खान। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कहानी समझिएगा। मीर जुमला ने हुसैन अली से बोला कि आप दक्कन जाइए, वहाँ के आप गवर्नर हैं तो वहाँ का काम काज संभालिए। और हुसैन अली के बिहाफ पे गवर्नरशिप वहाँ की कौन दिख रहा था? मुबारिस खान। तो मीर जुमला ने मुबारिस खान को मैसेज किया कि देखो, हुसैन अली वहाँ दक्कन जाएगा और तुम्हारा काम है कि जैसे ही हुसैन अली दक्कन पहुंचे तुम उसको वहीं पे मार देना। ये षड्यंत्र रचा गया। हुसैन अली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हुसैन अली जो है, जाहिर सी बात है, वहाँ का गवर्नर था, तो वो दिल्ली से निकल जाता है दक्कन के लिए। और मुबारिस खान यहाँ पे कोशिश करता है कि हुसैन अली को मार दिया जाए। जैसे ही हुसैन अली दक्कन पहुंचा तो उसको मार नहीं पाता है, षड्यंत्र का पता चल जाता है। हुसैन अली ने यहाँ पे नहले पे दहला कर दिया और जाके मराठाओं से मिल गया और मराठाओं से एक संधि उसने साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे बोला जाता है दिल्ली की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ दिल्ली। और ये हुई आपकी 1718 में। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मराठास भी बोला जाता है, या मराठा का मैग्ना कार्टा भी। अब मैग्ना कार्टा अगर बोल दिया गया तो इसका मतलब इस संधि में कोई बड़ी बड़ी बातें की गई होंगी। क्या बड़ी बड़ी बातें की गई थी इस संधि में? हुसैन अली ने मुगलों के बिहाफ पे, यानी कि मुगलों के नाम पे संधि की और मुगलों की तरफ से ये घोषणा की कि मराठा एम्पायर 6 मुगल प्रोविंसेस से चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट कर सकता है। यानी कि साउथ इंडिया में जो 6 मुगल के राज्य थे, उन 6 मुगल राज्यों में से मराठा चौथ और सरदेश मुखी, यानी कि जो भी उनका टैक्स है, वो टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक, मैसूर और तंजौर से भी टैक्स ले सकते हैं। और बदले में मराठा जो है, जब भी मुगल बादशाह को जरूरत पड़ेगी सेवा की, तो वो सेवा के लिए मौजूद रहेंगे 15,000 घुड़सवारों के साथ। प्लस जो मराठा पेशवा है वो सालाना 10 लाख रुपए मुगल साम्राज्य को देगा। ये एक बहुत बड़ी संधि थी, इसीलिए इसको बुलाया था मैग्ना कार्टा ऑफ मराठास। तो ये संधि मुगलों के नाम पे किसने साइन की? हुसैन अली ने साइन की, जो कि मीर बख्शी था। जब ये बात फर्रुख सियार को पता चली कि हुसैन अली दक्कन में बैठे बैठे मराठाओं से बिना मेरी मर्जी के संधि साइन कर रहा है, तो फर्रुख सियार इस पे बहुत गुस्सा हुआ कि बादशाह हम हैं, तमाशा तुम कर रहे हो। बादशाह हम हैं, मेरा काम है समझौता करना, संधि साइन करना, मेरी परमिशन से होता है हर चीज, और तुम अकेले अकेले बादशाह बन के वहां संधि साइन कर रहे हो, वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। इस पे फर्रुख सियार बहुत भड़का हुसैन अली पे। हुसैन अली भी ताव में था, बोला कि एक तो बादशाह हम ही बनाए तुमको और उल्टा हमको ताव दिखा रहे। हुसैन अली जो है तुरंत आनन फानन में एक्शन लेता है और फर्रुख सियार को गद्दी से उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है। और उसको गद्दी से हटा देता है 1719 में ही। और उसको गद्दी से हटाने के बाद एक दूसरा शख्स गद्दी पे बैठाता है जिसका नाम था रफीउद दरजात। ठीक है। रफीउद दरजात कौन था? ये रफीउज शान का बेटा था, लेकिन ये बेचारा कुछ ही महीने, 1-2 महीने जिंदा रहता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर इसका एक भाई गद्दी पे बैठता है जिसका नाम था रफीउद दौला। ठीक है। अब ये यहाँ पे चूहे बिल्लियों का खेल शुरू हो गया कि हर महीने जो है मुगलिया सल्तनत के बादशाह बदले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा जो है चीचा लेदर हो गया ना। फर्रुख सियार मर गया, फिर एक बादशाह बना तो वो भी कुछ ही महीने में बेचारा चला गया, फिर एक बादशाह बना जो कि बिल्कुल कमजोर लाचार सा। इसी चीज का फायदा उठाया उन लोगों ने जो सैयद ब्रदर्स के दुश्मन थे, यानी कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली के दुश्मन थे। और सैयद ब्रदर्स के दुश्मनों में एक नाम आता है बिरबल का। ये अकबर वाला बिरबल नहीं है, ये दूसरे बिरबल एक हैं जो कि आगरा में थे। तो बिरबल ने मुगल साम्राज्य से एक शहजादा उठाया, क्योंकि शहजादे जो है ना भेड़ बकरी की तादाद में जो है मौजूद रहते थे, इतनी शादियां करते थे, इतने बच्चे रहते थे। तो उन्हीं शहजादों में से एक शहजादा था जिसका नाम था नीकू सियार। नीकू सियार को उन्होंने आगरा में
गद्दी पे बिठा दिया और मुगलिया सल्तनत का अगला बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, और ये भी कुछ ही महीने गद्दी पे बैठता है, उसके बाद गद्दी से हटता है, ये डेथ होती है, और फिर मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल शुरू हो जाता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि निकुसियार था कौन। तो निकुसियार जो है मोहम्मद अकबर का बेटा था। ठीक है, जलालुद्दीन अकबर नहीं है, ये मोहम्मद अकबर का बेटा था। और मोहम्मद अकबर कौन था? औरंगजेब का चौथा बेटा था। अब आप कहेंगे कि ये चौथा बेटा कहाँ से आ गया? तीन ही बेटे थे, तीनों आपस में लड़ रहे थे। मोहम्मद अकबर का तो कोई नाम आया नहीं था। काम बख्श था, प्रिंस मुअज्जम था, है ना, मोहम्मद आजम था। तो मोहम्मद अकबर भी बेटा था उसका, लेकिन औरंगजेब की डेथ के एक साल पहले ही मोहम्मद अकबर मर चुका था। इसलिए जो लड़ाई उस टाइम पे हुई थी ना, वो तीन बेटों में हुई थी, इसके बीच नहीं हुई थी। बहरहाल, तो कुछ ही महीने ये बादशाह रहता है और इसका टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है। और अगला बादशाह जो गद्दी पे आता है उसका नाम है रोशन अख्तर, या फिर इसी को बोला जाता है मोहम्मद शाह, और इसका टाइटल है रंगीला। और ये शासन करता है 1719 से लेके 1748 तक। अब ये आता है जो लंबे वक्त तक शासन कर रहा है। इसके पहले क्या हुआ? निकोसियार, उससे कुछ महीने पहले रफीउद्दौला, उससे कुछ महीने पहले रफीउद्दर्जात, उससे पहले फर्रुखसियार, फिर एक साल के लिए आपका कौन था? जहांगीर शाह। इस तरीके से तो काम हो रहा था। वो मुगल बादशाह जो 50-50 साल तक शासन कर रहे थे, मजबूत सेनाएं उनके पास होती थीं, बढ़िया स्किल्स होती थी, बढ़िया जो है कैंपेन और डिप्लोमेसी होती थी। यहाँ पे एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। जिसको मन कर रहा था गद्दी से उतार दिया जा रहा था, जिसका मन कर रहा था अपने मन से किसी को गद्दी पे बैठा दिया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, इस एम्पायर का, इस साम्राज्य का पतन होना निश्चिंत था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठता है, और इसको रंगीला टाइटल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग बहुत ही रंगीला था। जो है, खाने पीने का ज़्यादा शौक था इसको। बाकी तो तीन पाँच में भी लगा रहता था, लेकिन खाने पीने के लिए ज़्यादा फेमस था, नाच गाने के लिए ज़्यादा फेमस था। रात भर जो है लड़कियों को नचवाता था, एंजॉय करता था। और कहानी तो ये खाने पीने को भी लेके कहानी ये फेमस है कि रात में अपने बगल में बैठ के खूब बड़ी सी एक थाली लेके बैठ सोता था, और उसमें ढेर सारे पकवान रखे होते थे। जब उसकी रात में आँख खुलती थी तो उसको खाना होता था, तो थाली में से बैठ के खाता था। ताली बजा के उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बगल में ही रखा रहता था। तो इस तरीके के बादशाह होंगे तो हश्र क्या होगा वो तो ऑब्वियस है। बहरहाल, तो ये था कौन? ये था बहादुर शाह का बेटा। बहादुर शाह फर्स्ट जो था ना, उसके ढेर सारे बेटे थे। उसकी उसके जो है टाइम पीरियड में उसके दरबार में तवायफ भी कई सारे थे। तो बेटे बड़े सारे थे, और बिना शादी के भी बेटे थे। तो ऐसे ही उसमें से एक, पता नहीं किसका ये एक बेटा था, नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके टाइम पीरियड में भी तवायफ थी। दो तवायफ का नाम इसके टाइम पीरियड में आता है फेमस, जो इंटरफेयर करती थी दरबार में। एक का नाम था उधम बाई, और उधम बाई से बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने निकाह भी किया था। और एक का नाम था रहमतुन निशा। रहमतुन निशा से निकाह नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसके टाइम पीरियड में क्या खास चीज़ें हुई। इसके टाइम पीरियड में एक सबसे बड़ी जो चीज़ हुई वो ये कि सैयद ब्रदर्स को रास्ते से हटाया गया। क्योंकि सैयद ब्रदर्स जो है बहुत ही ज़्यादा टांग अड़ा रहे थे, हर चीज़ में टांग दी गई थी चलने के लिए, लेकिन ये लोग अड़ा रहे थे, हर काम में दखल अंदाजी कर रहे थे। मुगल बादशाह जो मुगल साम्राज्य का बादशाह है उसको बादशाह की तरह ट्रीट ही नहीं करते थे। तो फर्रुख सियार ने तो किसी तरीके से कोशिश की थी कि हाँ निपटाएं, नहीं निपटा पाया बेचारा। मोहम्मद शाह रंगीला एकदम मूड में था कि किसी न किसी तरीके से इनको निपटाना ही है। और इसके लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने हेल्प ली निज़ामुल मुल्क की। निज़ामुल मुल्क कौन है? वही आसफ जाह। तो निज़ामुल मुल्क ने एक
कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की, षड्यंत्र रचा अपने भाई की मदद से, जिसका नाम था अमीन खान। नहीं, अमीन था ये, ठीक है। इन दोनों ने मिलके षड्यंत्र रचा। अच्छा, सवाल ये उठता है कि निजामुल मुल्क ने षड्यंत्र क्यों रचा। इसके पीछे दो वजह थी। पहला ये कि सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी गुट वाले थे ना। निजामुल मुल्क कौन था? तुरानी गुट वाला था। तो तुरानी तो अपने आप को बड़ा समझते ही थे, तो सैयद ब्रदर्स से पर्सनली उसका तो एक खुन्नस था ही, एक गुस्सा था ही। दूसरा गुस्सा ये था कि निजामुल मुल्क जो है दक्कन का गवर्नर था, हैदराबाद का। और हुसैन अली इस वक्त क्या था? मीर बख्शी था ना। और हुसैन अली दक्कन के प्रोविंसेस का भी गवर्नर बन बैठा था। तो गवर्नर कैसे बन बैठा था? यही निजामुल मुल्क को हटाकर। तो निजामुल मुल्क का इस पर भी गुस्सा था कि इसने हमको दक्कन का गवर्नर जो हम बने थे, इतना बढ़िया से राज कर रहे थे, इसने हटा दिया और निजामुल मुल्क को भेज भेज दिया था कहाँ? मालवा का गवर्नर बना के। अब मालवा कोई बहुत अच्छा इलाका नहीं है, तो निजामुल मुल्क बहुत गुस्सा था कि हैदराबाद इतना बढ़िया इलाका था, हम वहाँ पे मेरी गवर्नरशिप थी, और ये नौटंकी करके हमको हटा के मालवा भेज रहा है। लेकिन अब हुसैन अली चूंकि मीर बख्शी है, तो उसके सामने तो झुकना पड़ेगा। तो निजाम उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता, बल्कि यहाँ पे षड्यंत्र रचता है जो है पीछे पीछे। अब निजाम को जाना था मालवा अपनी गवर्नरशिप संभालने, लेकिन वो मालवा ना जाके चकमा देके भाग जाता है दक्कन, हैदराबाद। अब जब हुसैन अली को ये बात पता चली कि हम उसको मालवा भेज रहे हैं और ये हैदराबाद जाके बैठ गया, तो हुसैन अली को इस बात पे गुस्सा है कि मेरी बात को जो है मान नहीं रहा है, मेरी बात पे इनकार कर रहा है। और हुसैन अली भी ताव में जो है निकलता है हैदराबाद के लिए। अब उस टाइम फ्लाइट तो थी नहीं कि 6 घंटा में यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। कई कई दिन लगते थे, रास्ते में जो है कई जगह पे रुकना होता था। तो हुसैन अली जब दिल्ली से निकला, तो वो रास्ते में जो है आगरा में हॉल्ट लेता है, आगरा में आराम करने के लिए रुकता है। ठीक है। जहाँ पे आराम करने के लिए रुकता है, वहीं पे निजामुल मुल्क ने अपना एक अधिकारी भेजा, मुगल अधिकारी था, नाम था दौलत बेग। और उसको कोई पिटिशन वगैरह दिया, कुछ पेपर वगैरह पेपर वर्क था। दौलत बेग को लेके भेजा कि जाओ हुसैन अली को दे देना, कुछ जागीर का मसला है। तो हुसैन अली वहाँ आगरा में आराम कर रहा था, दौलत बेग वहाँ पहुंचा, हुसैन अली को उसने पेपर दिया, पिटिशन दिया कि देखिए यहाँ जो है मुगल साम्राज्य की तरफ से आपके लिए आया है। हुसैन अली उस पेपर को खोलता है और खोल के पढ़ता है, और जैसे ही वो पढ़ रहा होता है ना, पीछे से दौलत बेग ने उस पर हमला किया, चाकू मारा, और हुसैन अली की डेथ हो जाती है। तो ये सब पूरा जो काम हुआ वो एक षड्यंत्र के तहत हुआ, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ। खास बात ये थी कि इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा मोहम्मद शाह रंगीला भी था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने वो सारा काम इनडायरेक्टली किससे करवाया? निजामुल मुल्क, अमीन खान और दौलत बेग। अब जब ये बात अब्दुल्ला खान को पता चली कि मेरे भाई हुसैन अली को मार दिया गया है, तो अब्दुल्ला खान ये भली भांति जानता था कि निजामुल मुल्क तो ठीक है जिम्मेदार है, इसमें मोहम्मद शाह रंगीला भी जिम्मेदार है। इसलिए अब्दुल्ला खान ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया दिल्ली में, और विद्रोह करके एक नया बादशाह दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है। और ये बात कब की हो रही है आपके? 1719 की। और जिस नए बादशाह को अब्दुल्ला खान ने गद्दी पे बिठाया, उसका नाम था इब्राहिम। अगेन मुगल बादशाह के शहजादों की लिस्ट में से एक लिस्ट में ये भी नाम आता है इब्राहिम का, जिसको बोला जाता है जहांगीर टू। कुछ महीने ये शासन करता है, और ये रफ्यूज शान का बेटा था। ठीक है। तो बहरहाल अब्दुल्ला खान ने बोला कि देखो मोहम्मद शाह रंगीला, अब तुम गद्दी पे नहीं बैठ सकते, जब तक कि तुम मेरे भाई के कातिलों को सजा नहीं दोगे, इब्राहिम ही गद्दी पे बैठेगा और मेरे कहे अनुसार ही ये काम करेगा। इसलिए जितने कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जितने षड्यंत्रकारी हैं, उन सब का अभी के अभी सरेंडर करवाओ। कहाँ से? कहाँ से बताइए? हम्म।
अब्दुल्ला खान जो है, इस वक्त मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला ना। अब मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में उसके भाई की डेथ हो गई, यानी कि हुसैन अली की। तो अब्दुल्ला खान को जैसे पता चला कि भाई की डेथ हुई, तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला से बोला कि जिन्होंने मेरे भाई को मारा और जो जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन सब से समर्पण करवाओ, उन सब को पनिशमेंट दो। तो पनिशमेंट तो दे नहीं रहा था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि वो खुद मिला हुआ था। तो इसीलिए अब्दुल्ला खान ने इब्राहिम को गद्दी पे बिठा दिया कि अब ये मुगल बादशाह है, क्योंकि वो तो किंग मेकर थे ना, आराम से जिसको मन करता था बिठाते थे, उठाते थे। तो इब्राहिम गद्दी पे बैठ गया कि अब जब तक फैसला नहीं होगा ना, तुम तो गद्दी पे बैठ ही नहीं सकते। इसी के चलते मोहम्मद शाह रंगीला और अब्दुल्ला खान के बीच में युद्ध होता है। कहाँ युद्ध होता है? वो युद्ध होता है आपके हसनपुर में। हसनपुर यूपी का ही एक इलाका है, यहीं पे युद्ध होता है। और इस युद्ध में अब्दुल्ला खान की हार होती है। मोहम्मद शाह रंगीला अब्दुल्ला खान को कैद करवाता है और जेल में ही उसकी हत्या कर दी जाती है 1722 ईस्वी में। और इस तरीके से सैयद ब्रदर्स, जिन्होंने मुगल बादशाहों की नाक में दम कर रखा था, वो खत्म हो जाते हैं। और उनके खत्म होते ही जो हिंदुस्तानी गुट का वर्चस्व हुआ था ना, वो वर्चस्व भी खत्म हो जाता है। ठीक है। अब इनका वर्चस्व खत्म होते ही किनके वर्चस्व की बारी थी? जाहिर सी बात है, तुरानी जो गुट था उनके वर्चस्व की बारी थी। अब चूंकि तुरानी गुट के नेता निजामुल मुल्क ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला खुश होके निजामुल मुल्क को वजीर बना देता है 1722 में। और निजामुल मुल्क जब वजीर बना तो उसने मुगल साम्राज्य में बहुत बेहतर काम किए। इससे पहले एक वजीर था जो जुल्फिकार खान, याद है? उसने बेहतर काम किया था, फिर बीच में सब तिकड़मबाजियां चलती रहीं। तो अगला नंबर ये निजामुल मुल्क का था, जिसने मुगल साम्राज्य में कुछ बेहतर काम किए। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बेहतर काम करते हैं, तो आपके आसपास, आपके सामने, आपके पीछे 18 लोग खड़े होते हैं आपकी कमियां गिनाने के लिए, आपकी बुराइयां करने के लिए, आप पे इल्जाम लगाने के लिए। यहाँ भी वही चीज हुई। यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला के लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए कि अरे देखो, निजामुल मुल्क को तुम वजीर वजीर बना दियो, तुम्हारी गद्दी खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, दुनिया भर की बातें। तो शुरू में तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इग्नोर किया कि हाँ, वो जानबूझ के लोग नफरत फैला रहे हैं। लेकिन इतना मोहम्मद शाह रंगीला ने सुना निजामुल मुल्क के बारे में बुरी बातें कि मोहम्मद शाह रंगीला को भी यकीन हो गया कि नहीं, निजामुल मुल्क जो है हमको धोखा देगा, बाद में कुछ गड़बड़ करेगा। निजामुल मुल्क को ये बात पता चली तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला को समझाने की कोशिश की कि एक तो बढ़िया से हम साम्राज्य चला रहे हैं, अच्छी अच्छी नीति लेके आ रहे हैं, और तुम उल्टा मेरे पे शक कर रहे हो। लेकिन मोहम्मद साहब एक ना समझा, एक ना सुना। इस बात पे निजामुल मुल्क नाराज हुआ कि हम इतना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं आपके लिए, सैयद ब्रदर्स को साइड किए, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। तो गुस्से में निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला से बोला कि हम जा रहे हैं अलीगढ़। क्यों अलीगढ़? शिकार करने। बादशाहों की और जो है अधिकारी होते थे ना, उनकी आदत रहती थी जब मूड ऑफ होता था तो शिकार के लिए जाते थे। तो निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला से बोला कि हम जा रहे हैं अलीगढ़ शिकार के लिए। मोहम्मद शाह रंगीला ने बोला ठीक है, जाओ। और शिकार के नाम पे, अलीगढ़ के शिकार के नाम पे मोहम्मद जो है निजामुल मुल्क कहाँ पहुंचा? हैदराबाद। और हैदराबाद पहुंचते ही निजामुल मुल्क ने बोला कि अब हैदराबाद आज़ाद है और हम हैं हैदराबाद के शासक, और हैदराबाद है मुगलों का उत्तराधिकारी जो है साम्राज्य, यानी कि मुगलों का सक्सेसर। मोहम्मद शाह रंगीला को जब ये बात पता चली कि निजामुल मुल्क ने धोखा दिया, अलीगढ़ न जाके हैदराबाद पहुंच गया, तो तुरंत मोहम्मद शाह रंगीला ने मुबारिस खान, जो कि ऑलरेडी दक्कन में हैदराबाद में मौजूद था, मुबारिस खान को मैसेज भेजा कि देखो, निजामुल मुल्क ऐसा ऐसा काम किया है, तुम अपनी सेना लेके वहां पहुंचो और निजामुल मुल्क को ठीक ठाक जो समझाना है समझाओ, मतलब युद्ध करो। दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध होता है, और जो युद्ध होता है उस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ सकूर खेड़ा।
ये युद्ध आपका होता है 1723 में। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए कि इस युद्ध में मुगलों की सेना हार जाती है, जो कि मुबारिज खान की लीडरशिप में थी, और निज़ामुल मुल्क यहाँ पे जीत जाता है। निज़ामुल मुल्क के जीतने की वजह एक ये भी थी कि निज़ामुल मुल्क ने मराठाओं से मदद ली थी, और उस वक्त मराठा पेशवा था बाजीराव फर्स्ट। तो मोहम्मद शाह रंगीला को जब पता चला कि मेरी सेना हार गई है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क से बोला कि ठीक है भैया, तुमको हैदराबाद में रहना है, रहो, इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र रहना है, रहो, लेकिन हमारी सुप्रीमेसी को तुम्हें, हमारी सर्वोच्चता को तुम्हें स्वीकार करना होगा। निज़ामुल मुल्क ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब आज से हम हैदराबाद के निज़ाम है, और यहाँ से हैदराबाद 1724 में जो है, इसी साल से कह लीजिए, बट एकदम प्रॉपर वे में 1724 से आज़ाद हो जाता है, और मुगलों के एक उत्तराधिकारी साम्राज्य के तौर पे दक्षिण में शासन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये अभी कौन सा दौर चल रहा है आपके 1723-24 के आसपास, मोहम्मद शाह रंगीला का। लेकिन इसका कार्यकाल कब तक था, शासन का जो काल था वो कब तक था, 1748 तक। तो कहानी अभी बाकी है। अगले 10-15 साल तक चीज़ें ठीक ठाक चली, लेकिन 1738-39 में एक घटना घटी। वो घटना क्या थी? इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह था कौन? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिए। ये पर्शियन आर्मी में फारस की जो सेना थी, उसको इसने सबसे पहले ज्वाइन किया था। मतलब अभी ये कुछ था नहीं, इसका कुछ पोजीशन नहीं थी, तो इसने पहले फारस की सेना को ज्वाइन किया था। फिर 1736 में इतना पावरफुल हो गया था कि वो खुद पर्शिया का बादशाह बन गया। पर्शिया के बादशाह को उस टाइम पे शाह बोलते थे, ठीक है। तो 1736 में ये बन गया आपके पर्शिया का शाह, और धीरे धीरे पावरफुल होता रहा, और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है उस पे भी उसने अटैक किए। धीरे धीरे अफगानिस्तान के कई शहरों पे उसने कब्जा किया, जैसे कि कांधार, गजनी, काबुल। तो पूरा अफगानिस्तान पे भी कह लीजिए कि इसी का कंट्रोल था, ठीक है। दिक्कत क्या हुई? भारत क्यों आना पड़ा, इसको क्यों आक्रमण करना पड़ा? आक्रमण इसलिए करना पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आ रहे थे, और भारत आके वो बस रहे थे। क्योंकि अफगानिस्तान कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है, सूखा रेगिस्तान पथरीला इलाका है, गर्मी हद से ज़्यादा, तो कुछ वहाँ पे प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं थी। तो अफगानिस्तान से बहुत से लोग धीरे धीरे करके भारत आके बस रहे थे। तो नादिर शाह ने भारत में मोहम्मद शाह रंगीला को मैसेज भेजा, और मैसेज भेजने के लिए कोई खत नहीं बल्कि डायरेक्ट एक दूत भेजा था, एक मैसेंजर भेजा था, जिसका नाम था मोहम्मद खान तुर्कमान। मोहम्मद खान तुर्कमान नादिर शाह का मैसेज लेके पहुंचा मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, और वही मैसेज में यही बात लिखी थी कि देखो, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में जाके बस रहे हैं, और भारत में बसना न बसना वो एक बादशाह की जिम्मेदारी है, यानी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, जाके लोग बस रहे हैं अफगानिस्तानी, उनको तुम रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मोहम्मद शाह रंगीला, अपने रंगीन दिमाग वाला इंसान, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला के ही दरबार में मोहम्मद खान तुर्कमान की हत्या कर दी जाती। और जिसके दरबार में किसी बाहरी दूत की अगर हत्या हो, दरबार छोड़ दीजिए, अगर साम्राज्य में भी किसी बाहरी दूत की हत्या हो, तो वो फिर पूरे साम्राज्य के लिए खतरा होता है। यहाँ पे भी वही चीज हुआ। जब ये बात नादिर शाह को पता चली कि मेरे मैसेंजर को, मोहम्मद खान तुर्कमान को, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ही मार दिया गया, तो वो गुस्से में आग बबूला हुआ, और नादिर शाह ने फैसला किया
कि हम मुगलिया सल्तनत पे अटैक करेंगे, और एज अ रिजल्ट उसने सिंधु नदी को क्रॉस किया। सिंधु नदी के आसपास जितने भी जो है सिटीज थी, जितनी भी जगहें थी, कई सारी जगहों पे उसने हमला किया। कई सारी जगहों को जीतता हुआ फाइनली युद्ध के मैदान में पहुंचा। और एक युद्ध होता है, हरियाणा में एक जगह है, जगह का नाम है करनाल। तो यहाँ पे एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ करनाल। और इस लड़ाई में, अच्छा ये लड़ाई आपकी हुई थी 1739 में, ठीक है। इस लड़ाई में मुगलों की सेना का जो कमांडर था उसका नाम था खाने दौरा, और इसमें हैदराबाद के निजाम ने साथ दिया था। इसके अलावा अवध का जो नवाब था सादत खान, जो कि ईरानी गुट का लीडर था, उसने भी इसने मुगलों की सेना का साथ दिया था। तो मुगलों की तरफ से टोटल कितने लोग थे? हैदराबाद, अवध और खुद मुगलों की सेना, तीन लोग एक तरफ, और दूसरे साइड कौन? सिर्फ नादिर शाह की सेना। फिर भी ये तीनों लोग हार गए और नादिर शाह की सेना जीत गई। और इसमें अचंभे वाली बात पता है क्या है? 3 वर्सेस 1 की लड़ाई थी। ये 3 वर्सेस 1 की लड़ाई होते हुए भी 3 वाले हार गए, और ये लड़ाई महज 6 घंटे चली, ठीक है। ये अपने आप में मुगलों के लिए डूब के मरने वाली बात थी, क्योंकि पहले जब मुगलों के युद्ध होते थे तो युद्ध महीनों महीने चलते थे। एक युद्ध की तैयारी होती थी, उसका महीनों तैयारियां होती रहती थी, लाखों की सेना होती थी, मतलब कोई टस से मस नहीं कर पाता था। और यहाँ पे देखिए 3 लोग मिल के लड़ रहे हैं, फिर भी ये लोग नादिर शाह के सामने 6 घंटे से ज्यादा टिक भी नहीं पाए। ये सब एक मैसेज मिल रहा था लोगों को, आसपास के राज्यों को, कि मुगलों में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। बताए तो हैं, निजाम और सादत खान। निजाम हैदराबाद हो गया, सादत खान आपका अवध हो गया, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये लोग युद्ध हार गए। अब निजाम और मोहम्मद शाह रंगीला, सादत खान सब समझ गए थे कि अब कुछ बचा नहीं है। मतलब अगर हम लोग अभी भी सीना तान के सामने जाएंगे तो फिर मरने वाली नौबत आएगी। इसलिए निजाम ने जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, नादिर शाह के पास पहुंचा कि देखो लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, दिल्ली पे अटैक मत करो। दिल्ली पे अटैक करने का मतलब क्या है? जब राजधानी पे कोई कब्जा कर ले तो साम्राज्य खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मोहम्मद शाह रंगीला, निजाम और सादत खान को यही डर था कि हाँ अगर दिल्ली पे अटैक हो गया तो फिर मुगलिया सल्तनत खत्म हो जाएगी। तो निजाम तुरंत पहुंचा नादिर शाह के पास, बोला कि देखो भैया दिल्ली पे अटैक मत करो, तुमको जो चाहिए बदले में ले लो, दिल्ली पे बस अटैक मत करना। तो नादिर शाह ने बोला कि 1 करोड़ रुपया तुम हमको दे दो, पैसा हम लेंगे हर जाने के तौर पे, उसके बाद हम वापस लौट जाएंगे। निजाम ने बोला कि देखो 1 करोड़ रुपया हमारे पास एकदम नहीं है, खुद ही कंगाल हैं, इकोनॉमी भी इतनी वीक हो गई है, 50 लाख में मामला फिट करना है तो फिट करो। तो नादिर साहब बोला कि ठीक है, 50 लाख दो, हम चलते हैं यहाँ से। और 50 लाख पे नादिर शाह मान गया, सब सेट हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला भी एकदम खुश कि हाँ निज़ाम ने जो है सल्तनत बचा ली, और मोहम्मद शाह रंगीला ने खुश होकर निज़ामुल मुल्क को अमीरुल उमरा का टाइटल दिया, यानी कि उसकी रैंक, उसका मनसब बढ़ा दिया। अब यहाँ पे फिर से गुटिया जो लड़ाई हो रही थी ना, फैक्शनल फाइट, फिर से यहाँ पे आ गई। जैसे सैयद ब्रदर्स को साइड किया ना निज़ामुल मुल्क ने, यानी कि तुरानी गुट ने, तो अब बचे कौन थे? तुरानी और ईरानी। और ईरानी गुट का लीडर कौन था? सादत खान। और निज़ामुल मुल्क खुद तुरानी गुट का लीडर था। अब जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क को अमीरुल उमरा का टाइटल दिया, तो ईरानी गुट का नेता यानी कि जो सादत खान था उसको मिर्ची लगी कि ये निज़ामुल मुल्क नाटक कर रहा है और उसको टाइटल पे टाइटल में ले जा रहा है। सादत खान के हिसाब से तो ये निज़ाम ने जो समझौता किया था नादिर शाह के साथ, वो भी एक साजिश थी, एक तरीके से सब मिली भगत थी सादत खान के हिसाब से। तो सादत खान तुरंत पहुंचा नादिर शाह के पास। नादिर शाह तो बेचारा वापस जाने की तैयारी में था,
लेकिन सादत खान इतना दुश्मनी में पागल हुआ था कि उसने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, मुगल सल्तनत कहीं बर्बाद ना हो जाए, कुछ नहीं उसने सोचा। एकदम गुस्से में डूबा हुआ इंसान आधी रात को पहुंचा नादिर शाह के खेमे में, और वो नादिर शाह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। अगर यही सादत खान रुक जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन हुआ क्या? सादत खान पहुंचा नादिर शाह के खेमे में, और नादिर शाह को उसने बोला, झूठ मूठ का बोला, कि देखो, निजाम ने और मोहम्मद शाह रंगीला ने तुमको चूना लगाया है। तुम उनसे 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे, उन लोगों ने तुमको 50 लाख में निपटा दिया, जबकि उनके खजाने में तो 20 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। अब नादिर शाह इस पे आग बबूला हो गया कि 20 करोड़ रुपए रखे हैं और 1 करोड़ भी ना देके उन लोगों ने 50 लाख में हमको निपटा दिया। इस गुस्से की वजह से नादिर शाह ने वापस लौटने का जो फैसला था उसको कैंसिल किया, और तड़के सुबह ही उसने दिल्ली पे हमला करने का फैसला किया। और दिल्ली पे उसने हमला किया, राजधानी बर्बाद, और खुद मुगलिया सल्तनत की गद्दी पे बैठा और अपने आप को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर देता है। यानी कि अब भारत में अगला बादशाह कौन हुआ हिंदुस्तान का? नादिर शाह। बादशाह बनते ही इसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, अपने नाम पे खुतबा पढ़वाया, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और निज़ामुल मुल्क को जेल में डाला, और सादत खान को मीर बख्शी बना दिया, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। सब कुछ बदल गया, पूरी कहानी ही बदल गई। तो मुगल साम्राज्य कुछ वक्त के लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। और सादत खान को जो सर्वोच्चता चाहिए थी वो सर्वोच्चता भी उसको मिल गई। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। हर कर्म लौट के वापस आता है, हर किया हुआ वापस भुगतना पड़ता है। सादत खान ने जो गलती की, गुस्से में, दुश्मनी के चक्कर में, जो जाके नादिर शाह के कान में झूठ बोला था कि 20 करोड़ है मुगल साम्राज्य के पास, तो नादिर शाह जैसे ही बादशाह बना तो वो सादत खान के पास पहुंचा कि देखो भैया, गद्दी उद्दी मिल गई, अटैक हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला जेल में गया। अब जो तुम 20 करोड़ की बात हमसे किए थे वो 20 करोड़ रुपया अब हमको दे दो। अब सादत खान यहाँ पे फंस गया, क्योंकि वो तो बस झूठ बोला था निजामुल मुल्क को फंसाने के लिए, मोहम्मद शाह रंगीला को फंसाने के लिए। तो सादत खान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सादत खान आधी रात को भाग खड़ा हुआ, और भागने पर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको पता था कि नादिर शाह पकड़ लेगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। लेकिन नादिर शाह भी था महाकमीना इंसान। नादिर शाह ने बोला कि 20 करोड़ रुपया तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुमसे नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लों से लेंगे। तो हुआ ये कि सादत खान के बाद जो अगला अवध का नवाब था, उसका बेटा, जिसका नाम था सफदर जंग, तो नादिर शाह उसके पास पहुंचा कि देखो, सादत खान ने 20 करोड़ का वादा किया था, खुद तो मर गया, हमको चवन्नी नहीं मिली, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमको पैसे दो। ठीक है। तो नादिर शाह ने सफदर जंग के पास से जितनी दौलत हो सकती थी वो सारी दौलत ली, मुगलों के पास जितनी दौलत थी वो सारी दौलत ली, और इस तरीके से 57 जो है दिनों तक वो दिल्ली में कत्लेआम करता रहा। पूरी दिल्ली को उसने लूटा, मारा, काटा लोगों को, और जो है पूरा पार्टी की, जश्न मनाया, खाया पिया, मौज की, और इतना ज़्यादा खा पी लिया उसने कि बेचारा बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि मर गया समझिए। और दिल्ली में खबर फैल गई कि नादिर शाह का इंतकाल हो गया। तो जो दिल्ली के लोग थे, जो सेना के लोग थे, उन्होंने रिवर्स लूटपाट शुरू कर दी नादिर शाह की सेना में से। लेकिन दुखद बात यहाँ पे ये थी कि नादिर शाह मरा नहीं था, उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि लोगों को लगा कि मर गया, और लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि मर गया। और नादिर शाह को इस पे दोबारा गुस्सा आया, और उसने फिर से दिल्ली में कत्लेआम किया, जितना लूट सकता था लूटा। और मुगलों का जो तख्त था, जिसको बोला जाता था तख्ते ताउस, तो मुगलों का जो तख्त था उसको भी उसने लूटा, जिसमें कोहिनूर लगा हुआ था। तो 57 दिनों तक की लूटपाट, मुगलों का तख्त, फिर उसके बाद दोबारा लूटपाट, कुल इस तरीके से सारी लूटपाट मिला के वो भारत से वापस रवाना हुआ अपने देश के लिए,
और जब वो रवाना हुआ तो लगभग उसने अपने साथ 100 करोड़ की दौलत को इकट्ठा कर लिया था। ये कोई मामूली बात नहीं उस वक्त के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी दौलत लेके ये भारत से गया। भारत से क्या बल्कि मुगल साम्राज्य से लेके गया, हिंदुस्तान से लेके गया, कि हिंदुस्तान उस वक्त कह लीजिए कि एकदम तो खोखला नहीं हुआ, बाद में अंग्रेजों ने उससे ज़्यादा लूटा, लेकिन मुगल साम्राज्य को इसने खोखला कर दिया था। बाद में इसकी 1747 में डेथ हो जाती है और अफगानिस्तान में एक अगला शासक आता है जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी एम्पायर की नींव रखी थी अफगानिस्तान में। तो अब्दाली चूंकि अब अफगानिस्तान का रूलर था नादिर शाह की डेथ के बाद, तो ये भी अगले आक्रमण की तैयारी करता है। और अभी भी शासन किसका है? मोहम्मद शाह रंगीला का। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण क्यों करने की बात कर रहा है? कहता है कि नादिर शाह ने इंदस यानी कि सिंधु नदी के आसपास कई सारे इलाकों पे फतह पाई थी, कई सारे इलाकों को जीता था, तो इसलिए उन इलाकों पे मेरा ही हक है क्योंकि अफगानिस्तान के अगले बादशाह हम हैं। इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार जो आक्रमण किया भारत में मुगलों पे वो किया 1748 में, और उसके बाद फिर 51 में किया, फिर 53 में किया, फिर 56 में किया। इस तरीके से एक के बाद एक उसने 4 बार आक्रमण किया और इसके आक्रमण ने भी मुगल साम्राज्य को और ज़्यादा खोखला कर दिया। इसकी कहानी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग आलमगीर 2 के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो बहरहाल इस तरीके से 48 आ गया 1748, और 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद अगला जो बादशाह आता है उसका नाम था अहमद शाह। और अहमद शाह जो है 1748 से लेके 1754 तक गद्दी पे बैठता है। बताइए। अहमद शाह अब्दाली की कि नादिर शाह की? हाँ, अहमद शाह की आई थिंक अहमद शाह की आई थिंक 1772 में हुई थी। हम्म एक बात ध्यान रखिएगा, नादिर शाह के एम्पायर का नहीं था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह तो ईरान का था, फारस का था। और अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का था, एक नया साम्राज्य अफगानिस्तान में बना था। इसलिए ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी कहा जाता है या सक्सेसर कहा जाता है, क्योंकि नादिर शाह भी मेनली अफगानिस्तान में ही अब शासन कर रहा था। तो अफगानिस्तान की जितनी भी टेरिटरी, जितनी भी ज़मीन थी, उस पर अब अहमद शाह अब्दाली का हक था। तो भारत में भी जो टेरिटरी नादिर शाह ने जीती थी उस पर भी अहमद शाह अब्दाली ने अपना हक जताया। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली नहीं बल्कि मुगल बादशाह जो अगला बना वो अहमद शाह बना, जो 1748 से लेकर 1754 तक शासन करता है। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे क्योंकि आप लोग का दिमाग इतने में ही घूमा होगा।